इट इज बेसिकली की होल सर्जरी। की होल का मतलब है बिल्कुल छोटे छोटे छेद से 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के छेद बनाते हैं बॉडी में, और अंदर सर्जरी वैसी ही होती है जैसी ओपन सर्जरी होती है। बट आप ये कह रहे हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है इस समय? किस किस कौन कौन सी सर्जरीज हम परफॉर्म कर सकते हैं विया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? हर्निया जो नाभि के ऊपर होते हैं, इंसिजनल हर्निया होता है, जैसे कोई पुराना हमारा चीरा लगा है, उसमें मांसपेशी हमारी वीक हो गई है तो उसमें इंसिजनल हर्निया बन जाता है। हाइटस हर्निया होता है जिसमें पेट और छाती के बीच में जो एक डायफ्राम होता है उसमें जो छेद होता है जिससे फूड पाइप नीचे आती है वो थोड़ा बड़ा हो गया तो पेट भी छाती में जा रहा है, उसे हाइटस हर्निया कहते हैं। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के हर्नियास होते हैं। गैंगेटिक बेल्ट जो है इंडिया में, उस एरिया में एंडेमिक है गॉलस्टोन डिजीज ज़्यादा। जैसे हमारे ये एरिया हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि साउथ में इतने गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ऐसा क्या है कि हम उसमें से स्टोन नहीं निकाल सकते और पूरा हमें गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है? तो अनलेस इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, ओपन सर्जरी शुड बी अवॉइडेड. If it is not unavoidable, then obviously it is the gold standard. Are you saying when laparoscopic surgery was introduced, was it more than the open surgery? Definitely. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट करता है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। Laparoscopic surgery is better than the traditional one. Yeah. So my question is that is robotic surgery even better than laparoscopic surgery? So basically the doctors can feel more when they're performing a robotic. क्या अभी भी आप ऐसे patients देखते हैं जो traditional सर्जरी कराना चाहते हैं वर्सेस लेप्रोस्कोपिक? डू दे हैव कंसर्न्स? गंगाराम काफी बड़ा हॉस्पिटल है। गंगाराम तो जनरली ऑपरेट्स anywhere between 100 to 150 patients every day. Tell us what is the importance of having a good anesthesia department in a hospital? See. Hello and welcome back to NH Talk Show, a show where we explore the world of health, wellness and medical breakthroughs. Today we are joined in by Dr. Daksh Sethi, an advanced laparoscopic, bariatric and robotic surgeon at Sir Gangaram Hospital. He specializes in minimal invasive surgeries, which are a game changer in medical care. So let's not waste time and just dive into the conversation with Dr. Sethi. Hello, Dr. Daksh, and welcome to NH Talk Show. Yeah. It's our privilege that you're here with us. To begin with, we'll start with very basic questions, and let's understand in a layman language what is a laparoscopic surgery. At the outset, I would like to thank you for giving me the opportunity. It's our pleasure. Now, so coming to laparoscopic surgery is something that has come up over the last, I would like to say 25-30 years, but has really grown in the past 10-15 years. Because it is basically keyhole surgery. Keyhole का मतलब है बिल्कुल छोटे छोटे छेद से 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के छेद बनाते हैं बॉडी में, और अंदर सर्जरी वैसी ही होती है जैसी ओपन सर्जरी होती थी। मान लीजिए हम गॉल ब्लैडर या हर्निया या अपेंडिक्स की बात करते हैं तो सर्जरी नहीं बदलती, सर्जरी वही है जो पहले होती थी, बस इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है। और क्योंकि हमारा उतना बड़ा इंसिजन नहीं आता, उतना बड़ा चीरा नहीं लगता, तो रिकवरी इज मच फास्टर। नहीं, 3-4 घंटे बाद ही यू आर अप एंड अबाउट, अपना घूम फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं। तो अर्ली रिटर्न टू वर्क एंड लॉस ऑफ वर्क डेज जो कहते हैं जैसे, तो दैट इज मिनिमल एंड दस इट इज मोर कंफर्टेबल एंड इट इज ग्रोइंग। इट्स ग्रोइंग। तो आप ये बताएं कि जैसे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो किस किस रीजन से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और जो सक्सेसफुल हो जाती है जिसमें? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर पेशेंट स्टेबल है और अनलेस की कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है या ऐसा जिसके लिए हमें ओपन सर्जरी ही रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ द सर्जन एंड द बैकअप ऑफ द हॉस्पिटल. ओके, The anesthesia backup is equally important. छोटे सेंटर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना सिंपल केसेस में इट इज इक्वली रिस्क है जितना बड़े सेंटर में है या छोटे सेंटर में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी है या ट्यूमर्स की सर्जरी है, तो उन केसेस में इट इज बेटर टू गो टू अ बिगर हॉस्पिटल बिकॉज द एनेस्थीसिया बैकअप, आईसीयू बैकअप, मेडिसिन and all other cardiology, all other departments are available just in case the patient requires it.
बट आप ये कह रहे हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है इस समय? Laparoscopic surgery now over the last 10-15 years, most of the small centers में भी available है. Obviously जो टेक्नोलॉजी वहां पे उनके पास है is not as good as जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप एक छोटे सेंटर में. लेकिन बेसिक सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स छोटे सेंटर्स में भी, कई सेंटर्स में हो जाती है, प्रोवाइडेड पेशेंट प्रोफाइल जो है वो एक्सेप्टेबल है उस सेंटर में होने के लिए. ओके. और किस किस कौन कौन सी सर्जरीज हम परफॉर्म कर सकते हैं विया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? देखिए, सबसे सिंपलेस्ट से शुरू करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी हो सकती है लैप्रोस्कोपिकली. अपेंडिक्स की सर्जरी हो सकती है. हर्निया की सर्जरी हो सकती है. हर्निया भी कई प्रकार के होते हैं. इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं जो नीचे जांघों के पास होते हैं. अम्बलाइकल हर्निया होते हैं, नाभि के पास होते हैं. एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो नाभि के ऊपर होते हैं. इंसिजनल हर्निया होता है, जैसे कोई पुराना हमारा चीरा लगा है, उसमें मांसपेशी हमारी वीक हो गई है तो उसमें इंसिजनल हर्निया बन जाता है. हाइटस हर्निया होता है जिसमें पेट और छाती के बीच में जो एक डायफ्राम होता है उसमें जो छेद होता है जिससे फूड पाइप नीचे आती है वो थोड़ा बड़ा हो गया तो पेट भी छाती में जा रहा है, उसे हाइटस हर्निया कहते हैं. तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के हर्नियास होते हैं. फिर बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं हम, जो वेट लॉस सर्जरी जो होती है उसमें आती है. स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, गैस्ट्रिक बाईपास होता है, ड्यूडनल स्विच होते हैं, अलग अलग तरीके की उसमें होती हैं. फिर कई सारे ट्यूमर्स की सर्जरी हो सकती है, स्टमक के कैंसर या इंटेस्टीन के कैंसर, लार्ज इंटेस्टीन के कैंसर, उन सब के लिए हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं. और मैं आपसे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन समझता हूँ इसमें. जैसे आप बोल रहे हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है गॉल ब्लैडर के केस में भी हो सकती है, तो जब आप वो 5 mm के होल कर रहे हैं उसमें से, क्योंकि जितना मुझे पता है अगर आप गोल्ड ब्लैडर की सर्जरी करते हैं तो आपको गोल्ड ब्लैडर निकालना ही पड़ता है, तो वो आप इतने होल्स में से कैसे उसको दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते नहीं है. लेकिन 3 जनरली हम लोग 5 मिलीमीटर के होल होते हैं और एक 1 सेंटीमीटर का होता है जनरली ऊपर की तरफ, जिससे हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं. गॉल ब्लैडर लेकिन उससे बड़ा ही होता है. तो इन आर प्रैक्टिस व्हाट वी डू इज एक स्टेराइल बैग हम अंदर डालते हैं, प्लास्टिक बैग, जिसमें गॉल ब्लैडर हम पहले डालते हैं ताकि गॉल ब्लैडर बीइंग एन इन्फेक्टेड ऑर्गन शरीर के बाकी किसी हिस्से के साथ टच में ना आए. और पहले वो बैग हम निकालते हैं, फिर गॉल ब्लैडर में से सारा बाइल सक करते हैं, फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के यूजिंग स्टोन्स हम लोग निकालते हैं अलग अलग करके गॉल ब्लैडर के अंदर से. उसके बाद जब गॉल ब्लैडर उतना छोटा हो जाता है कि वो 1 सेंटीमीटर के छेद में से निकल जाए तो फिर हम बाहर निकालते हैं. तो बेसिकली आप उसमें जो आपकी सर्जरी के वो जो पाइप्स होते हैं उसमें कुछ आप इंसर्ट करते हैं जो पंचर करता है पहले. पंचर में पहले हम लोग पंचर करते हैं, उसमें से फिर हम स्पेशल ट्रोकार्स डालते हैं. ट्रोकार्स अलग अलग लेंथ के आते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल थिकनेस ऑफ द पेशेंट. तो वो ट्रोकार्स हम डालते हैं, उसके अंदर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं जो सर्जरी करते हैं. और कैमरा होता है जिससे हम स्क्रीन पे देखते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं. कितना ड्यूरेशन लगता है इस सर्जरी को? अगर नॉर्मल एक हेल्दी पेशेंट है बट उसको स्टोन हो गया गोल ब्लैडर में. देखिए, रफली सर्जिकल टाइम इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 minutes. That's it? Yeah. अच्छा. Gall bladder stones के लिए is anywhere between 15 to 25 minutes, provided everything is fine, there is no significant infection, and anesthesia time is another half an hour. So generally 1 hour is in out time for the patient. Okay, but preparation may take a little more time. Preparation may be another 15 minutes. अच्छा. तो आप कह रहे हैं all in all within 1.5 hour you can perform the entire surgery. If it is straightforward, then generally the patient is in and out of surgery in 1 to 1.5 hours. और क्योंकि हम गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे हो जाता है और क्या कारण रहते हैं. देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन जनरली 2 तरीके के होते हैं. एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और एक होते हैं पिगमेंट स्टोन्स. कोलेस्ट्रॉल स्टोन जनरल और इंडिया में जनरली जो कॉमन है सबसे ज्यादा वो होते हैं मिक्स्ड स्टोन्स, दैट इज पार्ट कोलेस्ट्रॉल एंड पार्ट पिगमेंट. जो फॉरेन में होते हैं जनरली कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, वो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा शरीर में उन वजहों से होते हैं. लेकिन इंडिया में ज्यादातर मिक्स स्टोन होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी एक कंपोनेंट होता है उसमें, लेकिन ज्यादातर वो पिगमेंट्स की वजह होते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन जो बनते हैं उनकी डिपोजिशन
सॉरी मैं होते हैं। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा हम इसको और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि मतलब जब आप बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, तो वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये टाइप ऑफ स्टोन है। हाँ। मतलब हमारे जैसे हमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उसमें स्टोन जो है उसको एनालिसिस के लिए अगर कभी भेजते हैं, जनरली रिक्वायर्ड नहीं नहीं होता, होता है। वो जनरली किडनी स्टोन्स में होता है रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम भेजते हैं तो उसमें कंपोनेंट कितना है उस स्टोन में, हम्म। कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा वाइटिश लुकिंग होंगे या क्रीमिश लुकिंग होंगे। अगर पिगमेंट का कंपोनेंट ज्यादा है तो जनरली वो डार्कर लुकिंग होंगे, ब्लैकिश ग्रीनिश लुकिंग। हम्म। और अगर मिक्स्ड हैं तो वो दैट विल बी समवेयर बिटवीन अ मिक्स्ड काइंड ऑफ पैलेट बिटवीन द टू। तो इंडिया में जनरली मिक्स होते हैं। मिक्स्ड होते हैं। हम्म। और ये भी एक, आई बिलीव दैट देयर इज डेफिनेटली अ कॉजल इंसिडेंस ऑफ द वाटर सप्लाई दैट वी हैव, बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन दैट गैंगेटिक बेल्ट जो है इंडिया में, जो नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट तक जा रही है, हम्म। ईस्ट तक सॉरी, तो उस एरिया में एंडेमिक है गॉलस्टोन डिजीज ज्यादा। जैसे हमारे ये एरिया हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब में ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ, क्योंकि साउथ में इतने गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं नहीं बनते होता। हैं। तो in even in our books it has been proven that there is some sort of causal incidence in the Gangetic belt where it is endemic. So are you saying this is because of water also? It can definitely be, but there has been no proven evidence in our literature. But it has been mentioned that this Gangetic belt area is endemic for gallbladder stones. Okay. Plus gallbladder stones and gallbladder cancer. क्योंकि stones itself has a potential of leading to gallbladder cancer. राइट। अब मेरे को आप थोड़ा ये बताएं, जैसे किडनी स्टोन्स अगर किसी को होता है तो हमें किडनी स्टोन नहीं निकालनी होती, उसमें स्टोन नहीं, रिमूव हो जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ऐसा क्या है कि हम उसमें से स्टोन नहीं निकाल सकते और पूरा हमें गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है? this is something that is very frequently asked. हम्म। बिकॉज किडनीज का देखिए हमारा एक रास्ता है, पेशाब का रास्ता, हम्म। जिससे किडनीज के आगे यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होती है, और फिर वो बाहर निकल जाती है। तो ये एक हमारा रास्ता है जिससे वो, अगर वो हम लोग इनफ प्रेशर लगाएं और इनफ साइज है छोटा स्टोन का तो वो निकल जाएगा आगे। लेकिन गॉल ब्लैडर के आगे जो डक्ट है वो होती है कॉमन बाइल डक्ट, जो मेन नली जो लिवर से इंटेस्टाइन में जा रही होती है। उस अगर गॉल ब्लैडर से आगे निकल के उस नली में गया तो सबसे पहले वो जॉन्डिस करेगा और इन्फेक्शन करेगा, कोलिंजाइटिस हो सकती है, पस पड़ सकती है उस नली में। थोड़ा और आगे गया उस नली में तो पैंक्रियास जो एक ग्लैंड है उसकी डक्ट वहीं खुलती है, उसको ब्लॉक करेगा। उसको ब्लॉक करेगा तो पैंक्रिटाइटिस होगा, विच कैन पोटेंशियली बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। ओके। एंड जनरली वो स्टोन्स अपने आप पास आउट नहीं होते, 1 in 100 हो भी जाते हैं, लेकिन वो जनरली नहीं होते। तो यही हम पेशेंट को समझाते हैं कि अगर ये स्टोन अपनी जगह से निकला आगे तो दैट इज मोर रिस्क टू यू एज कंपेयर टू व्हेन इट इज इनसाइड द गॉल ब्लैडर। इनसाइड द गॉल ब्लैडर इट इज रिलेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो कॉमन बाइल डक्ट में जाके फंसता है तो पहले मुंह से एंडोस्कोपी होती है, वो स्टोन को निकालते हैं, स्टेंट वहां डालते हैं, फिर गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, फिर 6 हफ्ते बाद वो स्टेंट निकालना भी पड़ता है। अच्छा। तो एवरीथिंग गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। प्लस एक बारी वो स्टोन निकल भी गया तब भी गॉल ब्लैडर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोर्स ऑफ स्टोन्स। वो 4-6 हफ्ते में फिर बन जाएंगे, वो वेदर यू चेंज योर डाइट और यू डोंट चेंज योर डाइट इट विल फॉर्म अगेन। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हाँ, रिमूव इट। तो वही एक आध लोगों ने ये भी ट्राई करा था कि सिर्फ स्टोन निकाल दिया, गॉल ब्लैडर खोल के सिर्फ स्टोन निकाल दिया, वो 4-6 हफ्ते में फिर बन जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्लेस वेयर यू हैव प्रीवियसली ऑपरेटेड, so that becomes even more risky both for you and the patient. Let's understand what is the difference between, although I know that open surgeries is something that you open up the body apart and then you do the surgery, but how do you see what is difference in both the surgeries and how the laparoscopic surgeries are far better than the traditional ones? See, we have grown up on open surgery pehle. Laparoscopy has come quite later on and become mainstream over the past few years. So open surgery में there are a number of things. It is equally effective, obviously, because you are removing the gallbladder in open surgery also, you are removing the appendix in open surgery also. So ultimately it is equally effective, but the problem is the way you do the surgery, specifically the incision size.
जैसे गॉल ब्लैडर में जनरली दिस वाज द रूटीन इंसिजन साइज। इसमें आप मसल को काटते हुए आप नीचे जा रहे थे शरीर में अंदर, और फिर गॉल ब्लैडर निकाल रहे थे, फिर आप उसको सिलते हुए वापस आते हो। मतलब आप कह रहे हो कि 7 से 8 इंच डेफिनेटली खोल दिया आपने मसल, राइट? हाँ, और प्लस इट इज अ मसल कटिंग इंसिजन। अपेंडिक्स का भी जो होता था वो मसल कटिंग इंसिजन था। एक होता है मसल स्प्लिटिंग, कि मसल के 2 फाइबर ऐसे आ रहे हैं, आपने बीच में से उनको स्प्लिट करा और फिर गए। ये वाले जनरली मसल कटिंग इंसिजन होते हैं। तो आपने मसल को काटा, तो जब भी आप उसको सिलोगे उसकी कभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो पहले थी। जो भगवान ने बना के भेजा है, इट विल नेवर बी द सेम। So that creates a potential for hernias also. We get a lot of complex hernias here in our department, जो previous ऐसी surgeries में वो hernia बने हुए हैं, और these are not easy to repair also, I'm telling you, because muscle की अपनी strength उतनी है नहीं, तो उसको mesh से reinforce करना, और कितना reinforce करना है वो भी कई लोगों को नहीं समझ में आता। तो वी गेट recurrent hernias। मतलब जैसे एक बारी हर्निया हो गया, किसी ने बाहर मैश लगा दी, उसको क्लोज कर दिया, फिर हर्निया हो गया क्योंकि वो एडिक्वेट साइज नहीं लगाई मैश की, या एडिक्वेट कवरेज नहीं दिया, या एडिक्वेटली छेद को बंद नहीं करा, तो फिर हर्निया हो गया। तो वी गेट अ लॉट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स केसेस। तो अनलेस इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, ओपन सर्जरी शुड बी अवॉइडेड। इफ इट इज अनअवॉइडेबल, देन ऑब्वियसली इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट क्या फायदे हैं? एक तो जो आप कट बोल रहे हो वो तो ठीक है, कट हो गया। दूसरी चीज हो गई कि अर्ली रिटर्न टू वर्क, जैसे हमने पहले बात करी थी, क्योंकि कोई भी ओपन सर्जरी जनरली 3 to 5 days इज द मिनिमम एडमिशन टाइम। तीसरी चीज, जो क्योंकि हैंडलिंग ऑफ अदर टिश्यूज उतनी ज्यादा होती है, आपने एब्डोमेन खोला तो इंटेस्टाइन्स भी वही है, उनको हैंडलिंग होती है, तो इंटेस्टाइन्स के चलने में कई बार टाइम लगता है, उतनी जल्दी नहीं चलती। अपेंडिक्स आपने ओपन सर्जरी करी तो जनरली 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं कई बार इंटेस्टाइन्स को चलने में, तो वो टाइम एक्स्ट्रा लगता है आपका। तो उतनी देर आप मुंह से खाना कई बार नहीं दे पाते, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी गैस नहीं पास हो रही है। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, मतलब आपका वर्क हैम्पर हो रहा है क्योंकि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। चौथी चीज, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हाँ, इन अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट लाइक इंडिया, the longer you are in the hospital, the more you are spending and less you are earning. So that is again a factor. When laparoscopic surgery nowadays can more or less be done in the same rate. In the same rate? Yeah, as open surgery. And eventually, if you see, laparoscopic surgery turns out to be cheaper because your hospital stay is less. Stay is less, correct. Yeah. But are you saying when laparoscopic surgery was introduced, was it more than the open surgery? Definitely. Like robotic surgery अभी जैसे ऑफ लेट आई है, तो that costs a lot more. That costs almost 1 lakh rupees more than laparoscopic surgery for the same procedure, because the system, the consumables, the paraphernalia that is required is more expensive. तो एक बार ही समझ ही लेते हैं, आपने अभी ये बात छेड़ी है तो, कि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में अब क्या फर्क है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट करता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोबोटिक सर्जरी भी सर्जन करता है और लैप्रोस्कोपिक भी सर्जन करता है। इतना फर्क होता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है सर्जन पेशेंट के बगल में खड़े होकर करता है और अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। जो रोबोटिक सर्जरी है उसमें हमारा एक रोबोटिक आर्म्स होते हैं जिनको हम डॉक कर देते हैं, और एक रोबोटिक कंसोल होता है। मान लीजिए जहां वो कैमरा है वहां पेशेंट है और उस पर रोबोट डॉक्ड है, और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास रोबोटिक कंसोल है और हम प्रिसाइसली रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या क्या करना है। करना फिर भी सर्जन नहीं है, करना कोई रोबोट ने नहीं है। प्लस रोबोटिक सर्जरी में एक जो मेन चीज है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, कि देयर इज अ सर्जन जो बेड साइड भी है पेशेंट के। जो मेन सर्जन है वो कंसोल पे बैठा है दूर, ऑपरेट कर रहा है। आप कह रहे हो एक और सर्जन होता है जो पेशेंट साइड पे होता है। मान लीजिए एक टाइम पे तो क्योंकि 2 से 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं पेशेंट के अंदर, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, हमें कुछ असिस्टेंट हेल्प चाहिए, तो एक ट्रेन्ड सर्जन जिसको उतना ही पता है रोबोटिक सर्जरी के बारे में जितना मेन सर्जन को पता है,
और वो बेड साइड होता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो in our setup we generally have two surgeons who are equally trained. One is the main on the main console and one is the assistant surgeon. Even all our junior doctors are very well trained in robotic surgery क्योंकि उन देखते हैं और सिखाया जाता है उनको कि दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है. राइट. तो हमें ये तो पता है कि दैट laparoscopic surgery is better than the traditional one. Yeah. So my question is that is robotic surgery even better than laparoscopic surgery? That depends on the surgery, to be very honest. Okay. अब मान लीजिए कि you are doing a very simple thing, जैसे आपने अपने शूज में लेसेस डालने हैं. ठीक है. जब टास्क ही मुश्किल नहीं है तो आप चाहे उसको यहां से खड़े होके छोटे इंस्ट्रूमेंट से खड़े हो या वहां बैठ के रोबोट लगा के करो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. एंड रिजल्ट भी सेम है और प्रोसीजर भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन यही मतलब आपको एक कोई बहुत बड़ी मशीन है जो खुली पड़ी है, उसका एक एक पार्ट वापस लगाना है और उसको असेंबल करना है, तब फिर प्रिसीजन और कितना माइन्यूट डिटेल्स पे आप ध्यान दे पा रहे हो उसका फर्क पड़ेगा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक. सिंपल चीजें जैसे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए आपको या अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आपको रोबोट की नहीं जरूरत है. आप ये कह रहे हो कि रोबोटिक सर्जरी इज मोर प्रिसाइज. It is definitely more precise, but whether that precision is required for that surgery, I understand, but end of the day what you mean to say is that robotic surgery is more precise. There is no doubt. And how it is more precise? Because if I'm able to explain to you, robotic surgery में you get a 3D immersive kind of environment. जैसे डाविंची या कोई भी जो यूगो रोबोट है, हमारे पास डाविंसी भी है, तो उसमें यू आर सिटिंग एज इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द एब्डोमेन एंड बिल्कुल अपने हाथ से जैसे आप बारीकी बारीकी से एक एक नुक को कर पा रहे हैं. ओके. जैसे बिल्कुल आपके हाथ में सुई है और आप बिल्कुल बारीकी से उसमें धागा डाल रहे हैं. एज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें आप थोड़ा सा पीछे खड़े होके और एक इंस्ट्रूमेंट से डाल रहे हैं. मतलब सिंपलेस्ट एक्सप्लेन, मतलब आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है इतना लंबा और उसके कोने पे आपने एक नीडल पकड़ी हुई है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसमें धागा डाल रहे हैं और इसमें बिल्कुल ऐसे डाल रहे हैं. दिस इज द इजीएस्ट वे आई थिंक टू एक्सप्लेन. So basically the doctors can feel more when they're performing a robotic. Not feel more. Control more. Okay. Feel तो बिल्कुल नहीं. Feel तो इनफैक्ट if you want to be clear, फील तो आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो रोबोटिक में आपको फील नहीं आती. करेक्ट. सो द कंट्रोल इज बेटर, दैट्स व्हाई द प्रिसिजन इज बेटर, बट फील इज नो. यू हैव टू आईबॉल द फील. मतलब आप, क्योंकि आप कुछ भी उखाड़ सकते हो रोबोट में, आपको पता भी नहीं चलेगा. दैट इज वेयर द ट्रेनिंग कम्स इन. मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट से ये इतनी ऐसे उठ रहा है तो ये रफली कितना भारी है और कितनी दूर तक जा सकता है ऑर्गन. दैट इज व्हाट यू हैव टू आई बॉल. यू कांट फील इट. जैसे लैप्रोस्कोपिक या ओपन में तो हम ऐसे हाथ से फील कर सकते हैं ना, राइट. वो आपको फील रोबोटिक में नहीं है. टैक्टाइल सेंसेशन जो होती है ना, दैट इज नॉट देयर इन रोबोटिक सर्जरी. दैट इज वेयर ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड यू हैव टू, इट इज बेटर टू गो टू अ हाईली ट्रेन्ड सेंटर देन समबडी हु हैज न्यूली सेट अप, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा. करेक्ट. आप ये बताएं, जैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आप उनको सर्जरी के बारे में सजेस्ट करते हैं, तो क्या अभी भी आप ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो ट्रेडिशनल सर्जरी कराना चाहते हैं वर्सेस लैप्रोस्कोपिक? डू दे हैव कंसर्न्स और पेशेंट्स आर मोर ओपन नाउ टू आस्क एंड टेक doctor's suggestions? Now it has become quite rare. I would say 5-10 years ago there were more patients जो ओपन सर्जरी मांगते थे. नाउ इट इज दे वांट लैप्रोस्कोपिक मिनिमम. नाउ इट इज मोर लाइक दे आस्क कि रोबोटिक करें डॉक्टर साहब या लैप्रोस्कोपिक करें. ओपन तो 1 in 6 months टाइप कोई बंदा. तो वैसे अब कंसर्न्स नहीं है कि जिसमें पेशेंट्स अभी भी
कई बार ये होता है नहीं, कि पेशेंट्स अपनी चलाते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़कर आ जाते हैं। या ओकेजनली वो मिथ वाला कोई एक सुन के हाँ आते हैं कि हाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जैसे आपने, मैं आपको बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि गॉल ब्लैडर पूरा निकलता नहीं है, हमने हाँ सुना है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हाँ ओपन करवानी है हमें, लेकिन वो सब वो मिथ्स हैं, सम क्रिएटेड बाय द पब्लिक, सम क्रिएटेड बाय पेरिफेरी डॉक्टर्स जो हम्म लैप्रोस्कोपिक आई थिंक कर नहीं पाते, हम्म, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम सो मेन स्ट्रीम कि आई डोंट बिलीव एनी सर्जन वुड रेकमेंड कि ओपन सर्जरी करी जाए पहले, सभी unless it is लेप्रोस्कोपिक। absolutely required. राइट। कितने पेशेंट्स आप मतलब समझते हैं डेली बेस पर आपके पास आते होंगे इन सर्जरीज के लिए? See, we operate anywhere between 130 to 150 patients every month. So, and we see You're almost talking twice. about the hospital No, I think I'm talking only about my department. yourself. Yeah, our department. We are a team of 4 people. This is only our department, and sometimes even more than this. This is the average that I'm giving you. बट गंगाराम काफी बड़ा हॉस्पिटल है। Gangaram to generally operates anywhere between 100 to 150 patients every day. सारे डिपार्टमेंट्स मिला के, नॉट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, आई एम सेइंग ऑल न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एवरीथिंग नहीं मिला नहीं, के। वो तो है, मैं सिर्फ आप ही के डिपार्टमेंट हाँ, की बात कर रहा हूँ, तो हमारे वो डिपार्टमेंट में एनीवेयर बिटवीन 130 to 150 a month, which is also quite a number. and we have 3 OT days a week, so that is 12 OTs a month, occasionally an emergency OT. So इसमें कितनी बारी ऐसी प्रेसिंग इमरजेंसी होती है कि आपको इमीडिएटली सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती है? मतलब कितने परसेंट चांसेस होते हैं? not really, Not really. not really, unless the patient has something like an intestinal perforation or a stomach में छेद हो गया, intestine में छेद हो गया, that is the only case where, and the patient is stable enough for laparoscopic surgery. Otherwise, those mostly go in for open surgery. So typically the patients can plan their surgery. Yeah, It's not patients like can plan. If they are in severe pain or any of those situations, then we generally admit them, give them IV antibiotics for a couple of days, settle them, and then operate. right. That is the worst thing that can happen. आपने थोड़ी देर पहले बोला कि you know the environment of an hospital should be such where you can perform the laparoscopic surgery. So one is that उनके पास laparoscopic surgery के tools होने चाहिए. Yeah. Two is local anesthesia. Anesthesia department. Right. So tell us, what is the importance of having a good anesthesia department in a hospital? See, all laparoscopic surgery without fail are performed under general anesthesia. General anesthesia matlab the patient is completely asleep. Awake. No. Sleep. Yeah. Oh. Patient is completely knocked out. Patient पूरी तरह बेहोश है, उसकी breathing भी anesthetist control कर रहा है, उसका सारा vital structure सब anesthetist control कर रहा है. उसको general anesthesia. General anesthesia कहते हैं. Okay. देखिए 3 तरीके के anesthesia होते हैं, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ. एक होता है local anesthesia. जैसे मान लीजिए कोई छोटी गांठ है, हमारे पास कोई आया, हमने यहीं पे एक इंजेक्शन दिया, वो हिस्सा सुन्न हो गया, हमने गांठ निकाल दी, 2 टांके लगा दिए, बात खत्म. तो that is local anesthesia. Patient is awake and he is conscious to see हाँ, everything. he is even feeling. Yeah. मतलब he can feel the touch of the surgeon. He will not feel the pain, but he can feel the touch. Right. Second is regional anesthesia, जैसे मान लो सिजेरियन जैसे होता है, उसमें कमर में जैसे सुई लगाते हैं तो नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो दैट इज रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल या एपिड्यूरल, या कुछ ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे, सिर्फ इसे हाथ को ऑपरेट करना है. और फिर आता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें पूरा आप बेहोश होते हैं. तो इसीलिए दैट इज वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनेस्थेटिस्ट कम्स इन. So I believe you should never compromise on your anesthetist, because but it's not up to the patients, no, ultimately. That is up to the surgeons also. The surgeons who are watching this video should take home that the anesthetist is equally important. Never compromise on your anesthetist. But I'm sure all the doctors, they're aware of this fact, isn't it? They are aware, but sometimes in smaller setups, मतलब people compromise on anesthetists also, कि मतलब ये कम चार्ज कर रहा है, इसको बुला लो, और वो सब वो कभी नहीं करना. Always be aware. I'm sure people who are watching this, they will take your suggestion, but let's understand कि अगर अच्छा डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया का एक हॉस्पिटल में नहीं होता है तो क्या रेपरकशंस होते हैं पेशेंट्स पर? देखिए बहुत सारे तो फिर वो केस करवाते ही नहीं है. जैसे मतलब
हाई रिस्क केसेस जिनका हार्ट कम काम कर रहा है या लंग्स कम काम कर रही है, सैचुरेशन कम रह रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा वेट है, मान लो 150-200 किलो वेट है, तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स में आ जाते हैं. एज हो गई एक्सट्रीम, 80-90 साल के लोग हैं, तो दीज आर एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस. तो वो anesthetists who are not comfortable and are self-aware will not take up these cases only. We in Gangaram get a lot of cases जो हर जगह से रिजेक्ट हो गए हैं कि हम बेहोशी नहीं करेंगे उन्हें, एंड देन वी ऑपरेट देम तो हियर. आप कह रहे हो कि जो सबसे डेंजरस टाइप है वो जनरल एनेस्थीसिया ही है. अब दैट इज लाइक स्केयरिंग द पब्लिक. इट इज वेरी सेफ प्रोवाइडेड you have somebody who knows what they're doing. तो that is true for मैं everything. आपसे वही समझना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया या कम एनेस्थीसिया, वो तो क्या क्या ज्यादा होता दे है? दिया तो थोड़ा देर से उठेगा, हाँ. कम दे दिया तो जल्दी उठने लगेगा, तो और देना पड़ेगा इंजेक्शन, ड्रग देना पड़ेगा. तो दैट इज द डिफरेंस. द मेन थिंग इज putting them to sleep, controlling all their bodily functions, respiration, heart rate, everything, and then waking them up. So that is, it is not scary. But there are different stages basically. It is like मतलब अब आप रास्ते पे चल रहे हो, सामने गाड़ी में एक बंदा है who does not know how to drive, so that makes it a risk for you and him. As compare, अब उसका ये मतलब थोड़ी कि गाड़ी खराब है या रोड खराब है. So somebody who is performing the procedure should know what they are doing and be ready to tackle all the situations that can be thrown at him. So that is what is important. आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से एक ई रिक्शा वाला आ गया, एकदम से सडनली कोई बच्चा सामने कूद गया, तो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड नो व्हाट टू डू. ब्रेक लगानी आनी चाहिए, गाड़ी डाइवर्ट करनी आनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. बट होते हैं कॉम्प्लिकेशंस आप जब परफॉर्म करते हैं सर्जरीज? Very rare. Very rare. It is very, very rare. Right. One in 10,000 cases type. And that is generally in very, very high risk patients. मान लो हार्ट ही 25-30% ही चल रहा है, तो उन लोगों को हाई रिस्क पहले पोटेंशियली डेथ ऑन टेबल की भी कंसेंट लेके चलते हैं कई बारी. तो आप ये कह रहे हैं जिसका हार्ट थोड़ा सा वीक, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट कुड बी ड्यू टू सम अदर body parts as well, but now since we're talking about heart, so अगर किसी का हार्ट वीक है और हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, so there is a possibility that that person may never wake up. तब that is what I am trying to come to. That is where the anesthetist earns his buck. Because कितना एनेस्थीसिया, कितना ड्रग, जो मतलब दवाई जो दी जा रही है, कितनी देनी है कि इतना हो जाए कि हम लोग ऑपरेट कर पाए, लेकिन इतना ना हो कि उसका बॉडीली फंक्शन रिकवर ना करे. समझ रहे हैं कि हार्ट इतना हो जाए कि हम लोग अपना काम कर लें, लेकिन इतना ना हो कि वो उठे ना. सो बेसिकली जब आप बॉडी में एनेस्थीसिया देते हैं तो आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो वैसे काम नहीं करते जैसे आप जब सोते हैं तब काम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि योर ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द machine. The patient will be on a ventilator उस टाइम पे. The anesthesia machine जो है, anesthesia machine is basically a ventilator. उस पे कंट्रोल हो रहा है along with medicines that are being given. And generally it is so seamless कि जैसे ही हम खत्म करते हैं 5 minutes में the patient is out. That is how seamless the procedure is. Right.